हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने दो बातें सीखी थी कि डी ऑफ ए डिराइव्ड सेट क्या होता है। किसी भी सबसेट ऑफ एक्स के लिए जहाँ एक्स टी कोई मीट्रिक स्पेस है, डिराइव्ड सेट होता है सेट ऑफ ऑल द लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए एंड ए क्लोजर इज ए यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ ए विच इज़ इक्वल टू सेट ऑफ ऑल द एडहेरेंट पॉइंट। आज हम कुछ रिजल्ट्स, कुछ थ्योरम्स करेंगे इनके लिए। तो आपकी फर्स्ट थ्योरम है थ्योरम नंबर फर्स्ट। एक छोटा सा रिजल्ट है कि किसी भी मीट्रिक स्पेस में प्रूव करना है आपको इन एक्स डी प्रूव दैट फाई क्लोजर इज इक्वल टू फाई, यानी एम्प्टी सेट का क्लोजर किसके बराबर होता है? एम्प्टी सेट के। तो इसका प्रूफ बहुत आसान सा प्रूफ है। बाय डेफिनेशन किसी भी सेट का क्लोजर क्या होता है? उसकी यूनियन उसके लिमिट पॉइंट्स के साथ, और फाई के अंदर कोई पॉइंट ही नहीं है, इसका मतलब उसके पास कोई लिमिट पॉइंट भी नहीं है, तो उसके लिमिट पॉइंट का सेट कैसा हो जाएगा? एम्प्टी। एंड फाई यूनियन फाई इज फाई, तो फाई क्लोजर आपके पास क्या आ गया? फाई। ये बहुत छोटा सा थ्योरम थी, रिजल्ट था। नेक्स्ट रिजल्ट करते हैं हम थ्योरम सेकेंड। थ्योरम सेकेंड क्या कहती है? इफ एक्स टी is a metric space and A, B are non-empty subsets of X and A is contained in B, then A closure is contained in B closure। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो ये रिजल्ट सिर्फ इतनी सी बात कह रहा है कि अगर ए बी में कंटेन्ड है तो ए क्लोजर किस में कंटेन्ड होगा? बी क्लोजर में। ऐसा ही रिजल्ट हमने इंटीरियर्स में भी किया था। अगर ए बी में कंटेन्ड हो तो ए इंटीरियर किस में कंटेन्ड होता है? बी इंटीरियर। यहाँ हमने रिजल्ट किसके लिए करके दिखाना है? क्लोजर के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। अब प्रूफ में आपको गिवन है कि ए बी में कंटेन्ड है, तो आप इसको गिवन लिख दो। नाउ आपने प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव ए क्लोजर इज कंटेन्ड इन बी क्लोजर। एक सेट को जब भी दूसरे सेट में दिखाना हो, यहाँ का एक एलिमेंट लेके यहाँ पहुँचा दीजिए। तो लेट एक्स बिलोंग्स टू ए क्लोजर। इसका क्या मतलब हुआ? दिस इम्प्लाइज एक्स इज एन बाय डेफिनेशन एडहेरेंट पॉइंट ऑफ ए। एक्स ए का एडहेरेंट पॉइंट है। दिस इम्प्लाइज एवरी ओपन स्फीयर सेंटर्ड ऑन एक्स, every open sphere centered on x has some point of a, that is, आप ये ना लिख के सीधा मैथमेटिकली भी लिख सकते हो, that is एस आर एक्स की इंटरसेक्शन ए के साथ नॉन एम्प्टी है। और ये चीज़ किसके लिए? आप सिर्फ मैथमेटिकली लिखो तो भी चलेगा। हर स्फीयर किसके ऊपर? एक्स पर सेंटर्ड, उसकी इंटरसेक्शन ए के साथ नॉन एम्प्टी है। और हर स्फीयर के लिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? फॉर ऑल आर, यानी आप रेडियस कुछ भी लो, सेंटर क्या रहना चाहिए? एक्स। अब हर स्फीयर के अंदर, इसका क्या मतलब है? हर स्फीयर की इंटरसेक्शन ए के साथ नॉन एम्प्टी है। नाउ ए किस में कंटेन्ड है? बी में। तो हर स्फीयर, मैं उसमें से कोई एक ले रही हूँ, एस आर एक्स की इंटरसेक्शन ए के साथ किस में कंटेन्ड होगी? और ये चीज़ हर आर के लिए होगी। अब एस आर एक्स की इंटरसेक्शन, ये क्वांटिटी नॉन एम्प्टी आपको गिवन है, दिस इज नॉन एम्प्टी, बट एस आर एक्स की इंटरसेक्शन ए के साथ नॉन एम्प्टी है फॉर ऑल आर। देयरफॉर अगर ये चीज़ नॉन एम्प्टी है, यानी इस सेट में कुछ आ रहा है, तो ये तो उससे बड़ा है, इसमें तो ये पूरा कंटेंट है, जो इसमें आएगा वो इसमें भी जाएगा। एंड देयरफॉर एस आर एक्स की इंटरसेक्शन बी के साथ भी नॉन एम्प्टी हो जाएगी फॉर ऑल आर। और अगर हर स्फीयर की इंटरसेक्शन बी के साथ नॉन एम्प्टी है, दिस इम्प्लाइज एक्स इज एन एडहेरेंट पॉइंट ऑफ बी। एडहेरेंट पॉइंट्स कहाँ जाते हैं?
क्लोजर्स में, तो x कहाँ पहुँच गया, B क्लोजर। A क्लोजर से लिया था, B क्लोजर में पहुँच गया, एंड देयरफॉर A क्लोजर इज कंटेन्ड इन B क्लोजर। सो दिस इज योर सेकेंड थ्योरम। अब एक और नेक्स्ट थ्योरम हमने करनी है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है। वो थ्योरम क्या कहती है कि अगर आपके पास कोई मीट्रिक स्पेस है xt, let xt be a metric space and A, B be subsets of x। हमने दो सबसेट्स ले लिए, तो आपको क्या प्रूव करना है, प्रूव डैट, दो बातें प्रूव करनी है। फर्स्ट, A यूनियन B होल क्लोजर इज इक्वल टू A क्लोजर यूनियन B क्लोजर, और सेकंड है आपके पास A इंटरसेक्शन B क्लोजर इज कंटेन्ड इन A क्लोजर इंटरसेक्शन B क्लोजर। आपके पास इसके पैरेलल रिजल्ट्स इंटीरियर में भी थे, लेकिन यहाँ पर इक्वालिटी जहाँ पर थी वहाँ आपके पास इंटरसेक्शन थी और क्लोजर्स की जगह इंटीरियर थे, और जहाँ आपके पास इंटरसेक्शन है यहाँ आपके पास यूनियन थी, क्लोजर्स की जगह क्या थे, इंटीरियर्स थे। तो अब आप यहाँ क्या देख रहे हो कि अगर xt मीट्रिक स्पेस है, ए भी दो सबसेट्स हैं, तो A यूनियन B का क्लोजर तो A क्लोजर यूनियन B क्लोजर के बराबर होता है, और A इंटरसेक्शन B का क्लोजर कंटेन्ड होता है A क्लोजर इंटरसेक्शन B क्लोजर। यानी यहाँ पर कन्वर्स कंटेनमेंट नहीं होती, यानी यहाँ इक्वालिटी नहीं आती। उसका हम एग्जाम्पल भी देंगे। तो पहले फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट पार्ट का प्रूफ। नाउ आपने प्रूफ करना है ये इसके इक्वल हो। इसको इसके इक्वल दिखाने के लिए आपको क्या करना है, दो बातें दिखानी है। एक बार आप इसको इसमें कंटेन दिखा दो, ये वाला सेट, और एक बार इस सेट को इसमें कंटेन। तो हम ये काम करने वाले हैं, एक बार इसको इसमें कंटेंट, एक बार इसको इसमें कंटेंट। तो ये बात आपने दिमाग में रखनी है कि हम क्या करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। नाउ ए किस में कंटेंट होगा, अपनी यूनियन में। ऑल्सो बी भी किस में कंटेंट होगा, अपनी यूनियन में। अभी इससे पहले हमने एक रिजल्ट किया था, अगर एक सेट दूसरे में कंटेन्ड है तो उसका क्लोजर भी दूसरे के क्लोजर में कंटेन्ड होगा। दिस इम्प्लाइज ए का क्लोजर किस में कंटेन हो जाएगा एंड बी का क्लोजर भी किस में कंटेन हो जाएगा। यहाँ पे आपने लिखना है बिकॉज ए कंटेन्ड इन बी इम्प्लाइज ए क्लोजर कंटेन्ड इन बी क्लोजर। ये भी हमने रिजल्ट किया। अब ए क्लोजर इसमें कंटेन्ड है, बी क्लोजर इसमें कंटेन्ड है। दिस इम्प्लाइज ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर इस कॉमन वाले सेट में कंटेन होगी। तो ये आपकी एक साइड की कंटेनमेंट आ गई। नाउ वी क्लेम, अब हम क्या करेंगे, कन्वर्स इनइक्वालिटी, कन्वर्स कंटेनमेंट। ए यूनियन बी के क्लोजर को किस में कंटेन करेंगे, इसमें। हमने इसको इसमें पहुंचाना है। इसको इसमें पहुंचाने के लिए हम एक और काम भी कर सकते हैं। हम इसकी जगह क्या क्लेम करेंगे, और ये दिखाने के बजाय मैं ये दिखाऊंगी क्यों। अगर आपने कभी ये दिखाना हो कि ए बी में कंटेन्ड है और आपको मुश्किल हो रही है, तो आप इसकी जगह ये दिखा दो कि ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट को कंटेन कर रहा है। एक ही बात है। अगर ए बी को कंटेन कर रहा होगा तो ए का कॉम्प्लीमेंट बी के कॉम्प्लीमेंट को कंटेन कर रहा होगा। ए अगर बी में कंटेन्ड है तो ए का कॉम्प्लीमेंट बी के कॉम्प्लीमेंट को कंटेन कर रहा होगा। तो हम ये दिखाने वाले हैं, इसको इसमें दिखाने के बजाय इसके कॉम्प्लीमेंट को इसमें दिखा रहे हैं। तो इसको दिखाने के लिए कैसे कर सकते हैं स्टार्ट, यहाँ का पॉइंट लेके यहाँ पहुँचाएंगे। तो लेट x बिलोंग्स टू, इस तरफ का एक पॉइंट ले लीजिए। इसका क्या मतलब है, x अगर इसके कॉम्प्लीमेंट में है, इसका मतलब x कहाँ नहीं है, इसमें। x इस यूनियन में नहीं है। इसका क्या मतलब है, ये ध्यान से देखने वाला स्टेप है कि x इसमें नहीं है एंड x इसमें नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो मैंने एंड लिखा है।
जब आप ये करते हो कि x A यूनियन B में है तो हम हमेशा से ऐसे लिखते आए हैं x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B। और अगर x बिलोंग कर रहा है इंटरसेक्शन को तो हम हमेशा लिखते हैं x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B। यानी हम यूनियन के लिए और यूज़ करते हैं और इंटरसेक्शन के लिए एंड। लेकिन अगर रिजल्ट ऐसा हो x डज नॉट बिलोंग्स टू A यूनियन B, तो इसका मतलब होता है x A में भी नहीं है एंड x B में भी नहीं है, तभी वो यूनियन में नहीं गया। यानी जब यहाँ पर नॉट बिलोंगिंग का साइन होता है तो यूनियन की जगह मैं एंड यूज़ करती हूँ। और अगर x A इंटरसेक्शन B में नहीं है तो इसका मतलब है x A में नहीं है और x B में नहीं, दोनों में से एक में भी नहीं है तो इंटरसेक्शन में नहीं जाएगा। तो आपने इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ हमारे पास x यूनियन में नहीं जा रहा था, इसका मतलब दोनों में नहीं जा रहा, ना तो A क्लोजर में जा रहा है ना ही B क्लोजर में जा रहा है। इसका मतलब x इज़ नॉट एन एडहेरेंट पॉइंट ऑफ A and x is not an adherent point of B। दोनों का ही adherent point नहीं बन रहा। अगर ये दोनों का ही adherent point नहीं बन रहा तो पहले A की बात करते हैं। x adherent point नहीं है A का, इसका क्या मतलब है कि अगर adherent point होता है तो हर स्फेयर की इंटरसेक्शन A के साथ नॉन एम्प्टी होती है। तो अगर नहीं बन रहा है तो एक स्फेयर मिलेगा, उसका नाम रख देते हैं ये SR1X, सच डैट SR1X की इंटरसेक्शन A के साथ क्या होगी, एम्प्टी। यानी अगर कोई स्फेयर कॉन्ट्राडिक्टरी कर रहा है तो उस स्फेयर का नाम मैंने क्या रख लिया, SR1X। एंड सिमिलरली B का भी नहीं बन रहा, B का भी ये एडहेरेंट पॉइंट नहीं है तो एक स्फेयर मिलेगा, उसका नाम रख लिया SR2X, सच डैट SR2X की इंटरसेक्शन B के साथ क्या है, एम्प्टी। नाउ SR1X की इंटरसेक्शन A के साथ एम्प्टी है और SR2X की इंटरसेक्शन B के साथ एम्प्टी है। सेंटर तो सेम है ना, सेंटर आपका X है, एक रेडियस R1 है, एक रेडियस R2। मुझे पता नहीं, मैंने डायग्राम में तो बना दिया R1 को छोटा, लेकिन एक्चुअली में कौन बड़ा छोटा है हमें पता नहीं। लेकिन दोनों का सेंटर क्या है, X। तो हम क्या करते हैं, लेट R क्या ले लेते हैं, मिनिमम ऑफ R1 R2। जैसे मेरे डायग्राम में मिनिमम क्या आ रहा है, R1, तो वो जो भी आएगा उस स्फेयर की इंटरसेक्शन R1 R2 में से उसकी इंटरसेक्शन A के साथ भी फाई होगी एंड उसकी इंटरसेक्शन B के साथ भी फाई होगी। यानी आपको एक स्फेयर मिल गया जिसकी इंटरसेक्शन A और B दोनों के साथ एम्प्टी होगी। दिस इम्प्लाइज SRX की इंटरसेक्शन A यूनियन B के साथ भी एम्प्टी होगी, SRX की इंटरसेक्शन A यूनियन B के साथ भी एम्प्टी होगी। इसका मतलब आपको एक स्फेयर मिल गया X पर सेंटर्ड जिसके अंदर A यूनियन B का कोई पॉइंट नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ, X इज नॉट एन एडहेरेंट पॉइंट ऑफ A यूनियन B। इसका मतलब एडहेरेंट पॉइंट नहीं है तो X कहाँ नहीं जाएगा, A यूनियन B के क्लोजर में। आपने X लिया कहाँ से था, यहाँ से, और x कहाँ पहुँच गया, अगर वो यहाँ नहीं है तो ऑब्वियसली कहाँ जाएगा, इसके कॉम्प्लीमेंट में। तो x आपने लिया यहाँ से था, वहाँ पहुँचा दिया। देयरफॉर दिस इज कंटेन्ड इन दिस। और आपने प्रूव ये करना था, इसके लिए हमने ये प्रूव करना था कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट, और ये आपका रिजल्ट प्रूव हो गया। इसका मतलब एक साइड की कंटेनमेंट आ गई थी, अब दूसरे साइड की भी कंटेनमेंट आ गया। देयरफॉर A यूनियन B का क्लोजर इज कंटेन्ड इन दिस। आप इन दोनों को, ये एक रिजल्ट और ये दूसरा, इन दोनों को कंबाइन करके कैसे लिख सकते हो, नाउ फ्रॉम दीज टू रिजल्ट्स you have A union B closure is equal to this। ये आपका आ गया फर्स्ट पार्ट। नाउ फॉर सेकेंड पार्ट आपका ये है इंटरसेक्शन वाला रिजल्ट। सेकेंड पार्ट के लिए आपको ये क्लेम करना,
वी नो A इंटरसेक्शन B A में कंटेन्ड है एंड A इंटरसेक्शन B B में भी कंटेन्ड है, और जो हमने प्रीवियस रिजल्ट किया था उससे A इंटरसेक्शन B का क्लोजर A क्लोजर में हो जाएगा एंड A इंटरसेक्शन B का क्लोजर B क्लोजर में। यहाँ आपने रीज़न लिखना है बिकॉज A कंटेन्ड इन B इम्प्लाइज A क्लोजर कंटेन्ड इन B क्लोजर। अब ये सेम सेट इसमें भी है, इसमें भी है, इसका मतलब ये सेट इनकी इंटरसेक्शन में भी जाएगा, और यही आपने प्रूव करना था। नाउ आपको ये इसके साथ भी पूछ सकते हैं, अगर आपके पास ये मिलता है इसके साथ भी पूछ सकते हैं कि यहाँ पर इक्वालिटी नहीं आएगी, या अदरवाइज अकेला रिमार्क भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपके पास एक और रिजल्ट आ गया, इसको हम रिमार्क की तरह लिख सकते हैं, A intersection B closure is not equal to A closure intersection B closure justify। आपने जस्टिफाई करना है, यानी ये बराबर नहीं है, किसी पर्टिकुलर केस में हो सकते हैं लेकिन इन जनरल ये इक्वल नहीं आते। तो इसके लिए हम फिर से रियल लाइन विद यूजुअल मैट्रिक्स ले लेते हैं, और यहाँ पर मैं जो A है वो सेट ऑफ रैशनल्स ले लेती हूँ और B ले लेती हूँ सेट ऑफ इरैशनल्स। हमने कल किया था कि रैशनल्स के क्लोजर का सेट क्या आता है R, और B क्लोजर यानी इरैशनल्स के क्लोजर का सेट भी क्या आता है R। इसका मतलब A क्लोजर इंटरसेक्शन B क्लोजर क्या बनेगा, R इंटरसेक्शन R इज इक्वल टू 5। तो ये आपका एक पार्ट आ गया। अब A और B आपने लिए थे, आप पहले इनकी इंटरसेक्शन निकाल लो, यानी Q की इंटरसेक्शन I के साथ, रैशनल्स की इंटरसेक्शन इरैशनल के साथ, वो क्या होती है एम्प्टी। अब अगर मैं A इंटरसेक्शन B का क्लोजर लूँगी, यानी एम्प्टी का क्लोजर, और एम्प्टी का क्लोजर क्या होता है एम्प्टी, तो A क्लोजर इंटरसेक्शन B क्लोजर आपके पास, R इंटरसेक्शन R इज़ R, मैंने गलती से एम्प्टी सेट लिख दिया था। तो A क्लोजर इंटरसेक्शन B क्लोजर इज़ R and A intersection B closure is 5, and therefore A closure intersection B closure is in general not equal to A intersection B का whole closure. Now your next theorem is, in a metric space XT, if A be a subset of X, prove that D of A is closed. D of A क्या था, derived set of A, यानी कि उसके लिमिट पॉइंट्स का सेट आपको क्या प्रूव करना है, A कोई भी सबसेट है अगर मेट्रिक स्पेस में, derived सेट हमेशा कैसा होता है क्लोज्ड। तो स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। तो आपने प्रूव करना है D of A क्लोज्ड है। टू प्रूव D of A is closed, For this we claim, हम ये नहीं प्रूफ करेंगे कि ये क्लोज है, हम ये दिखा देंगे कि इसका कॉम्प्लीमेंट कैसा है ओपन। तो किसी भी सेट को अगर क्लोज दिखाना हो तो या तो ये दिखा दो इसके पास अपने सारे लिमिट पॉइंट्स हैं, और दूसरा तरीका उसके कॉम्प्लीमेंट को ओपन दिखा दो। तो हम ये लेंगे x माइनस डी ए को ओपन। नाउ केस 1, इफ x माइनस डी ऑफ ए एम्प्टी है, then clearly it is open। तो ये तो ऑब्वियसली ओपन हो जाएगा इस केस में। तो सेकेंड केस डिस्कस करते हैं, इफ x माइनस डी ऑफ ए इज नॉन एम्प्टी। अगर x माइनस डी ऑफ ए नॉन एम्प्टी है आपके पास, तो कोई एक पॉइंट तो इसमें होगा, दिस इम्प्लाइज लेट x बिलोंग्स टू x माइनस डी ऑफ ए। दिस इम्प्लाइज x अगर x माइनस डी ऑफ ए में है, यानी डी ऑफ ए के कॉम्प्लीमेंट में, तो x डी ऑफ ए में नहीं जाएगा। अब डी ऑफ ए में कौन जाते हैं, a के लिमिट पॉइंट्स। अगर x इसमें नहीं जा रहा है, इसका मतलब x इज़ नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ a। अब अगर x a का लिमिट पॉइंट नहीं है, तो लिमिट पॉइंट की हमने दो डेफिनेशन की थी। अगर कोई पॉइंट लिमिट पॉइंट होता है तो हर स्फेयर उस पर सेंटर उसकी इंटरसेक्शन सेट के साथ नॉन एम्प्टी होती है। और दूसरी एक और डेफिनेशन करी थी कि हर स्फेयर के अंदर उस सेट के इन्फिनिटली मेनी पॉइंट्स होते हैं। तो मैं सेकेंड डेफिनेशन यूज़ कर रही हूँ। तो x अगर लिमिट पॉइंट नहीं है a का, इसका मतलब आपको एक स्फेयर मिलेगा, देयर एग्जिस्ट अ स्फेयर से, मैंने उस स्फेयर का नाम क्या रख दिया, SRX,
such that SRX contains finite elements of A। यानी मुझे एक स्फीयर मिल गया जिसके अंदर सिर्फ फाइनाइट एलिमेंट्स हैं किसके, ए के। अब हमने करना क्या, हमने x माइनस डी ए को ओपन दिखाना था और मैंने उसका यहाँ एक पॉइंट लिया। अगर मैं इन पॉइंट और इस सेट जिसको मैंने ओपन दिखाना है इसके बीच में एक स्फीयर दिखा दूँ, वो स्फीयर जो पूरे का पूरा इसमें कंटेंट हो, तो x इसका इंटीरियर पॉइंट बन जाएगा और x आर्बिट्री था, ये सेट ओपन हो जाएगा। तो ये पॉइंट इसका है, मुझे इनके बीच में क्या चाहिए, सिर्फ एक स्फीयर। ये जो स्फीयर आ रहा है मेरे पास जिसके अंदर एक के फाइनाइट एलिमेंट्स हैं, यही मेरा काम करेगा। तो हम क्या क्लेम करेंगे इसके बाद, वी क्लेम कि ये जो आपके पास स्फीयर आया SRX, यही स्फीयर किस में कंटेंट है, x माइनस डी ऑफ ए में। अब इस सेट को इसमें पहुंचाना है तो यहाँ का एक एलिमेंट लेके यहाँ पहुंचाते हैं। तो लेट y बिलोंग्स टू SRX। अब आपको पता है हर ओपन स्फीयर क्या होता है, ओपन सेट। सिंस एवरी ओपन स्फीयर इज एन ओपन सेट, तो SRX क्या हो गया, इज एन ओपन सेट। अब आपके पास एक ओपन सेट है और y उसका पॉइंट है, इसका मतलब y उसका क्या बन गया, इंटीरियर पॉइंट। अगर y इसका इंटीरियर पॉइंट है तो आपको एक रेडियस मिलेगा, उसका नाम r रख लेते हैं, R1 रख लेते हैं क्योंकि r हम यूज़ कर चुके हैं। सच डैट ये जो स्फीयर आएगा नया वाला y पर सेंटर्ड, y इसका इंटीरियर पॉइंट है तो y पर सेंटर्ड एक स्फीयर मिलेगा जो पूरे का पूरा किस में कंटेंड होगा, SRX में। अब जरा ध्यान से देखिए, हमने अभी कह के हटे थे कि SRX कौन सा स्फीयर था, जिसमें ए के फाइनाइट एलिमेंट्स हैं। इसके अंदर ए के कितने एलिमेंट्स हैं, फाइनाइट, और ये स्फीयर इसमें कंटेन्ड है, तो इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स तो हो नहीं सकते। तो अगर मैं इस इक्वेशन को फर्स्ट और इसको सेकंड कह दूं, SRX में फाइनाइट एलिमेंट्स हैं ए के और SR1Y इस स्फीयर में कंटेन्ड है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड SR1Y जो आया है कंटेन्स, इसके अंदर भी कितने एलिमेंट्स होंगे, फाइनाइट, कंटेन्स फाइनाइट एलिमेंट्स ऑफ ए। अगर कोई स्फीयर y पर आपको एक स्फीयर मिल गया जिसके अंदर ए के फाइनाइट एलिमेंट्स है, दिस इम्प्लाइज y इज नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए एंड दिस इम्प्लाइज y a का लिमिट पॉइंट नहीं है, तो y कहाँ नहीं जाएगा, d ऑफ a में। तो y कहाँ जाएगा, x माइनस डी ऑफ a में। आपने क्या करना था, इसको इसमें पहुंचाना था, y यहाँ का पॉइंट लिया था, यहाँ पहुंच गया, एंड देयरफॉर x पर सेंटर जो स्फीयर है वो किस में कंटेन्ड हो गया, इसमें। और जैसे ही ये इसमें कंटेन्ड हुआ, x इसका क्या बन गया, इंटीरियर पॉइंट। x इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ x माइनस डी ऑफ ए। लेकिन x तो आपने आर्बिट्री पॉइंट लिया था, तो हर पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट, एंड देयरफॉर आपके पास क्या आ गया, x माइनस डी ऑफ ए इज ओपन एंड देयरफॉर डी ऑफ ए इज क्लोज्ड। सो आपके पास नेक्स्ट स्टेप आ गया, एंड दिस इम्प्लाइज x माइनस डी ऑफ ए इज ओपन एंड हेंस डी ऑफ ए इज क्लोज्ड। तो आपको ये पता चल गया कि कोई भी सबसेट हो मैट्रिक्स स्पेस का, उसका डिराइव्ड सेट हमेशा कैसा होता है, क्लोज्ड।